डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आरपीएससी केमिस्ट एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन ले रहे थे, जिसके अपन पार्ट 2 डिस्कस कर चुके थे। आज अपन पार्ट 3 में बात करेंगे। पार्ट 3 में अपन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो भी आए अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंट करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रिप्रेजेंट करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको एक टेबल याद रखनी है। जैसे 14 अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर दिखते हैं उसमें, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.0। उसके बाद 15 का 2.5, 16 का 2.0, उसके बाद 17 का 1.5, 18 का 1.0। ठीक है, उसके बाद इधर पीछे जाएंगे 13 का 2.5, इसके बाद 12 का 2.0। ठीक है, आपको ऐसे ये टेबल को याद रख लेना है। उसके बाद अपन देखते हैं कि कितने किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है सॉरी। तो अपना जैसे ये दे रखा है, जैसे O2 ऑक्सीजन 8 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 के लिए इसका कितना हो जाएगा 2.0 बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद जैसे O2 माइनस है, तो O2 माइनस का 16 और एक 17, तो ये O2 माइनस का 1.5 हो जाएगा। उसके बाद जैसे O2 प्लस 16 और एक गया 15, तो ये इसका यहाँ O2 प्लस आ जाएगा। ये O2 2 माइनस है, 16 18 का, तो ये O2 2 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा। आप अरेंज कर दो ऑर्डर को। जैसे ये देखो O2 सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है 15 पे 2.5 O2 प्लस का आ रहा है। तो O2 प्लस किस में ज़्यादा आ रहा है, इसे एक इसमें ज़्यादा आ रहा है और एक इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद O2 के बाद 2.5 का 2 किसका आ रहा है O2 का आ रहा है। तो O2 देखें तो इसमें तो ये O2 प्लस है, इसके बाद O2 माइनस है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला O2 आ गया, तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की बात कर रहा है। किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की बात कर रहा है। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 4, और L की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जैसे L के लिए हो गया SPDF, और L की वैल्यू N की वैल्यू कितनी 4 है, तो 4S 4P 4D 4F। ML के लिए तो ये हो जाएगी जैसे S के लिए 0, P के लिए अपने आप जैसे ये बड़े होंगे ना +1 0 -1, और D के लिए +2 +1 0 -1 -2 5 ऑर्बिटल होंगे। और F में कितने होंगे 7, F में 7 ऑर्बिटल होंगे। उसका +3 +2 +1 +-3 +-2 +-0। तो इसके लिए जैसे S के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू ML की 1, इसके लिए 3, इसके लिए 5 और इसके लिए 7। तो इसका हो जाएगा 1 +3 +5 +7। तो ये हो जाएगा अपना टोटल। अपन करेंगे 7 5 12 और 3 15 और 1 16, तो अपना ही 16 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर की बात करें, ड्यूल नेचर, ड्यूल बिहेवियर, मैटर की पार्टिकल की तत्व की द्वैत प्रकृति, हिंदी में आपने पढ़ा होगा द्वैत प्रकृति। ड्यूल नेचर की बात करें, ड्यूल नेचर की कौन बात करता है, ऑब्वियसली वी आर नॉन वेरी वेल। अपनी क्वांटम मैकेनिक्स बात करता है, ऑब्वियसली बात, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट डेफिनेशन क्वेश्चन पूछ रखा है। ड्यूल नेचर की बात कर रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स आपको याद रखना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है, क्वांटम मैकेनिक्स दी किसने थी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स गिवन बाय हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी बात करते हैं, गिवन बाय, इन्होंने इसको दिया था। जो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इज लेबल्ड, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीज़न। एक आपको ए दे रखा है assertion और बी दे रखा है रीज़न।
एल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल इलेक्ट्रोफाइल। एल्कोहल की बात करता है कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आपने एल्कोहल की अगर कहानी अपन पढ़े तो एल्कोहल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिहेव एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला एसर्शन तो अपना सही है। अब रीज़न की बात करें, एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मिथाइलिन एक्टिव मेटल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन अगर एक्टिव मेटल के साथ करवाएं, एक्टिव मेटल एक्टिव सच ए सोडियम, तो यील्ड करक्स एक्टिव मेटल सच ए सोडियम टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड, करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड। तो ये क्या बन जाएगा, RONA करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और प्लस H2 गेट गैस लिबरेट होगी। ठीक है, ये तो अपना हो गया। ठीक है, ये बात तो इन्होंने सही बोली कि एल्कोक्साइड लिबरेट डाइऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल सही है। आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो एसर्शन जो दिया है इसका ये करेक्ट रीजन है कि नहीं है। यार आप एक चीज़ सोचो, एल्कोहल रिएक्ट विद बोथ न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, रिएक्ट एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल। तो ये बोल रहे हैं कि एल्कोहल लिबरेट डाइऑक्सीजन, तो इसका जिसका आपस में कोई लिंक ही नहीं है, रीज़न किसका दे रहा है। तो ये वाला जो भाई दोनों ऑप्शन तो दोनों सही है, आपकी बिल्कुल बात सही है, एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है ही नहीं। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, कि एसर्शन जो दिया है उसका रीज़न करेक्ट क्या है, रीज़न से ही आपको एसर्शन निकालना है, ना कि एसर्शन दोनों का आपस में इंटरलिंक होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं रखा इन्होंने। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अपन ने इससे पिछला पेपर सेकंड ग्रेड का करा था, केमिस्ट्री का, सेकंड ग्रेड साइंस का। इसमें अपन ने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करे थे, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन 71 रिपीट सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं करे। ये वाला सेम क्वेश्चन उन्होंने इसके जस्ट बाद एग्जाम हुआ है सेकंड ग्रेड का, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का, उसके अंदर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, ये अब वेवलेंथ पूछ रहा है। तो कहाँ से क्वेश्चन आया अपना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से आया है। आप अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ अपने को पूछा है। ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। ठीक है, और H का मतलब हो गया अपना, H का मतलब प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू रख देनी है। और एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, और अपना मास दिया है 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन वैल्यू रख देते हैं 6.626 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड। उसके बाद ये कितना दिया है, 0.1 kg मास दिया है, और इनटू अपना जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर सेकेंड से ये गया। ठीक है, अपन पेन चेंज कर देते हैं, और ये किलोग्राम से। आपको अब यहाँ पे जब किलोग्राम से किलोग्राम कुछ कट ही नहीं रहा है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको इसके अंदर जूल की जगह रखनी है। तो इसमें अपन रखेंगे तो 6.626 इंटू 10⁻³ जूल की जगह अपन रखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये सेकंड इन्वर्स है, तो 1 सेकंड गया तो क्या बच जाएगा, 1 सेकंड बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, अब आप काट के देखो। ठीक है, आपको ये वाली यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे आपको करना
आना चाहिए। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन यहीं से 1 जूल इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये उस वाले सेकंड क्रेडिट वाले में था, उसमें भी ये ऐसे ही करवाया था उन्होंने सॉल्व। तो ये सेकंड से आपका सेकंड कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो आपकी यूनिट किस में आ जाएगी, मीटर में। और मीटर में यूनिट दे रखी सब में। ठीक है, तो आप इसको अब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.1 इंटू 10। तो 0.1 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 का आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही हो गया, 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर, ये वाला अपना आंसर है। तो ये वाला अपना किस में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बफर सॉल्यूशन कौन सा क्या है, इसमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है बफर सॉल्यूशन का नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन वो होता है सॉल्यूशन विच है पीएच डज नॉट चेंज। बफर सॉल्यूशन आप जानते हो कि जो अपनी पीएच डज नॉट चेंज, मतलब पीएच में कोई भी चेंज नहीं करता। अगर सॉल्यूशन में अगर इनको ना डिजोल्व करा जाए तो पीएच में कोई चेंज नहीं करते, वो क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं। और बफर सॉल्यूशन हमेशा किसके होते हैं, एसिड और बेस के होते हैं। ठीक है, जो एसिड बना होता है उसी का अपने को बेस बनाना है, जो भी एसिड होगा उसी का अपने को कॉन्जुगेट बेस बनाना है। जो भी आपको एसिड दिया हुआ है उसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना, और उसको क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे। तो पीएच जो अपनी पीएच है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये अपना बफर सॉल्यूशन की होगी। बफर सॉल्यूशन वो होता है जो पीएच डज नॉट चेंज। तो इसमें आपको देखना है, ऑप्शन मैच करो आप। जैसे CH2CO3 जो दे रखा है, H2CO3 जो दे रखा है, उसी का क्या उन्होंने बना रखा है, कॉन्जुगेट बेस बना रखा है। एसिटिक एसिड जो इसमें H निकाल के जैसे CH3COOH, इसकी इसी का क्या कर उन्होंने क्या कर रखा है, बेस बना रखा है। NH4OH का इसी का क्या कर रखा है उन्होंने, बेस बना रखा है। तो H2CO3 NaOH का आपस में कोई ना किसी का ना बेस बना रखा है ना एसिड बना रखा है, ये दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे। तो अपना ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये अपना बफर सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। बफर सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट वो होता है जो भी एसिड होएगा या जो भी बेस होएगा, जो एसिड होएगा उसी का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जो बेस होएगा उसी का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, वो वाले क्या बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है, ये अपना बोल रहा है कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड इज इथेनॉल इन इथेनॉल। इथेनॉल की अगर बात कर रहे हैं, ये बोला लैम्डा मैक्स, ये अपना क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लैम्डा मैक्स कैलकुलेट आप वैल्यू कैसे करोगे, आपने बहुत अच्छे से यूवी स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, वुडवर्ड फीजर रूल आपको अच्छे से पता होगा। इसमें होमो एनुलर डाइन, हेटेरो एनुलर डाइन, बहुत सारी चीज़ें अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी है और अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ी हुई और अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉरी। तो जो अपनी जो स्ट्रक्चर है इसका अपन वुडवर्ड फीजर रूल के हिसाब से अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला जैसे उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, दिस स्ट्रक्चर इज दिस, यहाँ पे ये अपनी स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे ये एनुलर जो बन रहा है ये होमो एनुलर है, हेटेरो एनुलर है। आपको ये जैसे एक ही बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, पहले तो डबल बॉन्ड कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो आपको देखना है कि एक पे अपना क्या हो गया, होमो एनुलर डाइन, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है 253 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि उसके बाद अपन रिंग रेजिड्यू की बात करें तो रिंग रेजिड्यू इसमें कितना हो रहा है 1 2 और दिस इज 3 3 × 5, एक रिंग रेजिड्यू का अपन 5 ऐड करते हैं, 3 × 5 कितना हो गया 15। उसके बाद आप देखो इसमें जैसे है ना ये भी रिंग है, तो रिंग के बाहर जब वो डबल बॉन्ड आ रहा है, एक रिंग के बाहर डबल बॉन्ड भी है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अपने को 5 ऐड होता है, तो यहाँ हो गया ये 5। तो ये टोटल कितना हो गया, 3 और 5 6 और 7 और 2 273। तो ये अपना ऑप्शन 273 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो अपना ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IUPAC नॉमेनक्लेचर IUPAC ऑफिशियल नेम इज़ नॉट करेक्टली मैच। ये बोल रहा है कि इसमें जो दे रखा है, ये येलो काम नहीं कर रहा, सही येलो नहीं कर रहा है, ओके। ये पेन कौन सा, ये ब्लू है, ओके ब्लू से अपन काम कर रहे हैं। ये बोल रहा है IUPAC नॉमेनक्लेचर का ऑफिशियल नाम जिन्होंने दे रखा है वो वाला कौन सा सी, जब जैसे अननिल पेंटियम। अब जैसे अपन, आपको पता है निल किसके लिए लगाते हो 0, अन किसके लिए लगाते हो 1, ठीक है। उसके बाद बाई 2, ट्राई 3, उसके बाद क्या हो गया क्वाड 4। तो ये जैसे दे रखा अपन इसके अंदर जैसे देखें अन यानी कि हो गया 1 लिल 0 P5, एक ये 105, फर्स्ट वाला 105 का नाम ले रहा है 2 3 4। उसके बाद है अननिल ट्राइम 103 की बात कर रहा है। उसके बाद अननिल अनियम, अननिल अन वापस आ गया तो 101 पे आ गया। उसके बाद अननिल पेंटियम, अन पेंटियम 115, अन पेंटियम। तो 105 वाला जो होता है वो होता है डबनियम, ठीक है। 103 वाला आपने और अच्छे से लॉरेंसियम आपने पढ़ा होगा, LA लॉरेंसियम। और 101 वाला क्या होता है मेंडवेलियम, मेंडलेनियम। और उसके बाद 115 वाला होता है मॉस्कोवियम, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट सही नहीं है, ये वाला जो है अपना नोबेलियम वाला सही नहीं है, नोबेलियम वाला अपना सही नहीं है। 101 अपन किसको बोलते हैं, मेंडवेलियम बोलते हैं। और नोबेलियम किसको बोलते हैं, 102 को बोलते हैं, ठीक है। ये वाले आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हो कि हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये वाला जैसे ऑप्शन दे रखे हैं इसकी जगह कुछ और पूछे। तो जो अपने NCERT जो है, NCERT में एक टेबल बना रखे हैं उन्होंने इसके जो नाम दे रखे हैं IUPAC नॉर्मल का, IUPAC ऑफिशियल नाम जो उन्होंने मैच कर रखे हैं। तो हो सकता है अगले जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये वाला क्वेश्चन मे बी 100% रिपीट हो, 100% पॉसिबिलिटी है। चलो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर ले हुए। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियडिक टेबल। ये बोल रहा है फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फिफ्थ पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियडिक टेबल में अप टू डाउन जाते पीरियड जैसे ना, पीरियड्स की बात कर, फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है, आपको ना इलेक्ट्रॉन कुछ भी एलिमेंट की बात है तो जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड। तो इसमें जैसे आप देखो फिफ्थ पीरियड में कितने पूछते, तो फर्स्ट इसमें कितने होते हैं 2 8 8 18 18, इसके बाद 32, ठीक है। तो ये फिफ्थ पीरियड की बात करें तो इसमें कितना, ये वाला ऑप्शन 18, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, द कन्वर्जन ऑफ एल्केनॉल हैलाइड इनटू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2 विद PDBSO4 इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। ये बोल रहा है रोजेनमुंड आपको पता है PDBSO4 होता है और क्या करता है ये भी आपको पता है,
एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड को क्या करता है ये पीडी एल्केनोइल हैलाइड एल्डिहाइड में RX को CHO में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल बात सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फिजिक्स फर्स्ट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड ये वाला फर्स्ट इज करेक्ट। अपन ने फर्स्ट की तो बात कर रहे हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट तो ये वाला ऑप्शन कट गया, फर्स्ट इज करेक्ट तो ये वाला भी है, और दोनों अभी सेकंड इज इनकरेक्ट, अपन सेकंड वाले की भी देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ टोलुइन, टोलुइन ये हो गया अपना टोलुइन, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड इस कॉल्ड डायल रिएक्शन। CrO2Cl2 अपन अच्छे से जानते हैं, ये एल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड नहीं एल्डिहाइड वाले चैप्टर में एल्डिहाइड चैप्टर में जो NCERT में जो एल्डिहाइड का चैप्टर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो ये वाला आपको याद रखना है। बेंजल्डिहाइड मतलब CH3 का CHO में, मतलब एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है NCERT से उसमें से ये वाला डायरेक्ट, ये वाला एग्जांपल डायरेक्ट उठाया, ये वाला एग्जांपल डायरेक्ट उठाया, तो आपको अच्छे से ये वाला चैप्टर करके जाना है, ठीक है। अब ये सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो ये अपने दोनों ऑप्शन सही है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज, ये बोल रहा फ्री रेडिकल की बात करें, मोस्ट स्टेबल, तो ये वाला कौन सा अपना 3 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला एलाइलिक है, और ये वाला बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है, बेंजाइलिक होगी, ऑब्वियस सी बात है, और इसके बाद बेंजाइलिक वाला अपना ये वाला हो जाएगा बेंजाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक सबसे मोस्ट स्टेबल है, तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो भाई। यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा ये तो कर ही सकते हैं, ये और भी जो ऑप्शन है उनमें क्या स्टेप जैसे सबसे ज़्यादा कौन सा होएगा, बेंजाइलिक वाले 4 सबसे ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद बेंजाइलिक के बाद ये इसमें देखो 2 डिग्री है, 3 डिग्री है बेंजाइलिक के बाद, उसके बाद ये एलाइलिक है, तो इसके बाद एलाइलिक होने वाला है, तो उसके बाद 4 के बाद 3। अब इसमें देखो 3 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री वाला पहले आएगा, या इसमें देख लो कितने अल्फा एच हो रहे हैं, ये भी देख सकते हो 9 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच, इसमें 9 अल्फा एच, तो ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर होने वाला है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा था कंपाउंड विच एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप अच्छे से जानते हो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसमें क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, ठीक है। और अब दूसरी शर्त अपने प्लेनर होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए। और तीसरा शर्त जो अपन जैसे ये पहला वाला एग्जांपल C6H5 कार्बन HN, उसके बाद OH, तो यहाँ पे अपन लोन पेयर दिखा देते हैं। तो ये वाली दोनों पोजीशंस डिफरेंट होने चाहिए, मस्ट डिफरेंट। ये वाली जो पहली शर्त है ये दूसरी, और ये वाली जो डिफरेंट वाली तीसरी शर्त, ये वाली तीनों शर्तें पालन करेगा वो अपना जियोमेट्रिकल होएगा, ठीक है, जियोमेट्रिकल होएगा। और इनका जो सिस ट्रांस अरेंजमेंट है इसको जियोमेट्रिकल को आप ऑब्वियस दूसरी बात है सिस ट्रांस अरेंजमेंट से भी बोल सकते हो। सिस ट्रांस अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होएगा, और एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डायस्टेरियोमर भी कह सकते हो जियोमेट्रिकल को। तो आप इसमें चेक करते हुए चलो, ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया, इसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है ऑब्वियस सी बात है, तो फर्स्ट अपना तो जियोमेट्रिकल हो जाएगा। इसमें भी ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, इधर ये और ये डिफरेंट है, और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है तो सेकंड वाला भी हो जाएगा, अपना जियोमेट्री दे देगा। थर्ड वाला है, ये वाला भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, साइक्लिक जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट, ऑब्वियस सी बात है साइक्लिक जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होते हैं, रेस्ट्रिक्ट रोटेटेड होते हैं, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है 100 ml
सॉल्यूशन कंटेन 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं बॉस? NaOH। द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, क्या पूछ रहा है आपको? नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आप हो गया और देख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम अपन को लीटर में ना दे के वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दे रखा हो तो आपको क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपकी नॉर्मेलिटी के दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, ठीक है। नॉर्मेलिटी के दो फॉर्मूले। तो आपको क्या पूछ रहा है? नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट तो आपको दे ही नहीं रखा, तो ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट कैसे? GMM, ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालोगे? वेट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ये कचरा हो रहा है तो अपन एक साइड में कर लेते हैं इसको, ठीक है। अपने को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो अपन यहाँ कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला अपना हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा है? 4 ग्राम कास्टिक सोडा दे रखा, ठीक है। मास ऑफ कास्टिक सोडा NaOH ये इसका दे रखा है आपको 4 ग्राम कास्टिक सोडा, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, तो हो गया 4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना होगा NaOH का? ये हो गया 23, 16 प्लस 1 कितना हो गया? 40। 4/40 कितना हो गया? 4/40। इस 4/40 तो हो गया 4/40, 4 इंटू 4 ये गया तो 10 आ गया। 10 आ जाएगा ना, तो उसमें देख, इसमें वैल्यू इसमें ये पुट कर दो तो आ जाएगा 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना दे रखा है? 100 ml। 100 ml में अगर दे रखा था आपको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला कट गया यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा? 1n। तो 1n कहाँ आ रहा है आपका? सेकंड ऑप्शन सही है। तो आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड स्पेंटली। साबुन उद्योग में स्पेंट लाई से ग्लिसरॉल को पृथक किया जा सकता है। ये वाला आपने डिस्टिलेशन वाला जो चैप्टर है NCERT में जो दे रखा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से ये उन्होंने पूछा है। तो इसका अपना होगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये वाला ऑप्शन सही होगा। और अपने सेकंड ग्रेड वाले में क्वेश्चन एक पूछा था पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता था? ये वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, उसमें ऑप्शन सही था। और ये सोप इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर पे किया जाता है, ठीक है। डिस्टिलाइजेशन किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये वाला अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। और सेकंड ग्रेड में क्या पूछा था? पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूल हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट की ये बात कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखो परफेक्ट स्ट्रक्चर जैसे CH4 इसकी टेट्राहेड्रल बनती है, आपको पता है जिसका म्यू क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद BF3 है,
बोरॉन पर ये sp2 है, ये प्लेनर, ये भी परफेक्ट रजिस्टर, इसका भी क्या आ जाएगा 0। और अब इन दोनों में बचता है NH3 और एक NF3, ठीक है। इसको थोड़ा NF3 और NH3, ठीक है। अभी F क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रॉन अपने को इधर रखेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने यहाँ पे दूर रखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे दूर रखेगा तो रिपल्सन क्या होएगा, कम होने वाला है। जब दूर रहेगा फ्लोरीन के नाइट्रोजन से जितना दूर रहेगा, तो यहाँ इनके रिपल्सन बीच में बॉन्ड एंगल तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। F मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि F क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। इसमें देखो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन, नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके रखेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो म्यू की क्या हो जाएगा वैल्यू, नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपना ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है अपना सही होगा। इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा और सबसे हाईएस्ट इसमें होगा, उसके बाद इसका और उसके बाद इन दोनों का, तो 0 है ही। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अगले नेक्स्ट पार्ट में अपन मिलते हैं। तब तक बने रहिएगा कीमोलॉजी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल जो जानकारी अपन ने दी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और किसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर बताएं। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।